ईथर को बनाने की विधि हो गई थी और भौतिक गुण। आज बचा है रासायनिक गुण और उपयोग। फिर इसके बाद हमारे यहाँ एक कोर्स में केमिकल कंपाउंड है डाई एथिल ईथर, फिर उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईथरों का रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं कि किस किस हिसाब से रिएक्शन करता है, और फिर इसके बाद पढ़ लेते हैं कि ईथरों का उपयोग क्या है। बेटा अगर मैं ईथरों के रासायनिक गुणों को पढ़ता हूँ, पहला रासायनिक गुण कहता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हैलोजन किस एलिमेंट से करवा सकते हो आप? तो बेटा मैं एक नॉर्मल सा कोई भी ईथर ले लेता हूँ। जैसे बेटा मेरे पास एक ईथर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। रीजन है ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन 2 हैं और ऑक्सीजन के उधर भी कार्बन 2 हैं। डाई एथाइल ईथर इसको कहते हैं, या डाई एथिल ईथर भी कह सकते हो। अब हैलोजनीकरण का मतलब है इसके विक्रिया हम लोग करवाएंगे क्लोरीन से। अब ध्यान रखने वाली बात है, क्लोरीन से विक्रिया इसकी दो प्रकार से होती है, एक डार्क पर और एक सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर डार्क पर रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन का तरीका थोड़ा सा अलग, 2Cl2 से रिएक्शन। और 2Cl2 से रिएक्शन कैसे होगी? डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा HCl। सेम अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन से जाकर HCl बनाता है तो ऑक्सीजन के जस्ट इस साइड वाला हाइड्रोजन भी क्लोरीन से मिलकर रिएक्शन करेगा और HCl बनाएगा। एक ये वाला HCl से मिलकर HCl बनाता है, एक ये वाला HCl से मिलकर HCl बनाता है, तो बेटा बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अभी मैं चेक करता हूं मेरे पास क्या क्या बचता है, देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अभी चेक करते हैं, इसका भी H चला गया, इसका भी H चला गया है। इसका मतलब 2 H की जगह खाली पड़ गई है, क्योंकि Cl 4 थे, आपने केवल 2 यूज किए हैं। अभी 2 Cl बचे, मैं उनको यहां लगा देता हूं जहां से हाइड्रोजन हटा है। पूछेगा इस सर जी इसका नाम क्या है? बेटा इसका नाम आसानी से बता सकते हो। अगर ऑक्सीजन के जस्ट दाएं वाले कार्बन को अल्फा नाम दे दिया जाए तो बेटा ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन, इसका भी नाम अल्फा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर दोनों को अल्फा दे दोगे तो फिर पहचान नहीं पाओगे। मैं अल्फा की बात करूंगा, आप ये नहीं समझ पाओगे इस कार्बन की बात हो रही है कि बगल वाले। तो मैं क्या करता हूं, एक को नाम अल्फा देता हूं, एक को नाम दे देते हैं अल्फा डैश। अभी बात करेंगे सबसे पहली बात, तो ये फॉर्मूला किसका था? डाई एथाइल ईथर का। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ये फॉर्मूला था डाई एथाइल ईथर। अब अगर मैं उस पर चेक करता हूं डाई एथाइल ईथर पे लगा कौन है? अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन लगा है, अल्फा डैश पोजीशन पर भी क्लोरीन लगा है। तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो। बेटा इसका नाम रहेगा अल्फा कॉमा अल्फा डैश, क्योंकि 2 बार क्लोरीन है, डाई क्लोरो। और डाई क्लोरो लगा किसके फॉर्मूले पे? डाई एथिल ईथर के फॉर्मूले पर। तो ये बेटा तब हो गई रिएक्शन जब काय की प्रेजेंस रहेगी, डार्क की प्रेजेंस, अर्थात सूर्य की अनुपस्थिति भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब यही रिएक्शन हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने लगे। इसको एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं, C2H5 C2H5 सिंगल बॉन्ड O, इसको भी इधर जोड़ेंगे तो C2H5। और बेटा अगर मैं इसकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराता हूं, सनलाइट की प्रेजेंस में, या ऐसा भी लिख सकते हो ऊपर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को Hν फोटोनिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन अभी 2Cl2 से कर रहा था, अब करेगा बेटा ये 5Cl2 से, सॉरी अब ये रिएक्शन करेगा 10Cl2 से। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन ज्यादा विक्रिया करता है। सूर्य का प्रकाश नहीं था 2Cl2 और सूर्य का प्रकाश हो गया 10Cl2, इसका मतलब अब अभिक्रिया करने की क्षमता इसकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। वैसे भी सूर्य का प्रकाश जो होता है क्लोरीन को एक्टिव कर देता है, फ्री रेडिकल में चेंज कर देता है, और क्लोरीन की अभिक्रिया करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और बेटा होगा क्या इस दौरान? पिछली बार अभिक्रिया करने की क्षमता कम थी, इसलिए केवल एक हाइड्रोजन को हटा पाया था ये। अब इस बार अभिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा है,
इनमें से 5 और 5 10 के 10 हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन हो जाएंगे और पहला कंपाउंड बनाएगा 10HCl। अभी मैं क्या सोचता हूं, सारे के सारे हाइड्रोजन हट चुके हैं, इसके भी 5, इसके भी 5, तो जितने हाइड्रोजन हटे हुए हैं उनकी जगह पर उतने ही क्लोरीन क्या कर दिए जाए, जोड़ दिए जाए। तो बनेगा क्या, C2Cl5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2Cl5। अब बात होगी सर जी इसका नाम क्या है, तो बेटा इसका नाम है परक्लोरो डाईएथिल ईथर, परक्लोरो डाईएथिल। अच्छा अब ऐसा भी लगा सकते थे, इसको बता देते कि क्योंकि क्लोरीन 10 है, डेका क्लोरो डाईएथिल ईथर, लेकिन बेटा जब एक भी हाइड्रोजन बचे ही ना ईथर के फॉर्मूले पर, कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे डाईमेथिल ईथर भी होता और सारे के सारे हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग जाते, तो हम उसका नाम पढ़ते हैं परक्लोरो डाईमेथिल ईथर। अगर सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए हैं तो बस इतना ही ध्यान रखो, उनके नंबर मत बताओ क्लोरीन के, उसको क्या लिख लो, परक्लोरो। परक्लोरो तभी लगेगा जब ईथर से समस्त हाइड्रोजनों को हटाकर उनकी जगह पे क्या रख दिया जाएगा, क्लोरीन। तो ये परक्लोरो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब ईथर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन बचा ही नहीं। आप पूरे ईथर के फॉर्मूले को चेक कर लो, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं बचा, और जब कहीं हाइड्रोजन नहीं बचा तो उसके नाम को हम कैसे लिखते हैं, परक्लोरो से। अब बेटा परक्लोरो तो बताता है कि हाइड्रोजन नहीं बचा, सारे के सारे क्लोरीन हो गए हैं, और फॉर्मूला का है का था डाईएथिल ईथर का। देखो रिएक्शन डाईएथिल ईथर से कराई गई थी, इसलिए लास्ट में लिख दिया डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर के फॉर्मूले पर समस्त हाइड्रोजन की जगह पर कौन लग गया है, क्लोरीन। तो ये बेटा रिएक्शन दो अलग अलग पोजीशंस पे है, ये डार्क पर और ये सनलाइट पर। कभी कभी हमारे यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, कहता है ईथर की प्रकृति क्षारीय होती है, इसको किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करो। तो उस जगह भी देखते हैं कि हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे हम लोग ईथर की कौन सी प्रकृति बताने वाले हैं, क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। अच्छा क्षारीय प्रकृति में से बताने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ईथर लेते हैं। बेटा ईथर का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब सिंगल बॉन्ड O CH3 में से थोड़ा सा मैं अपने मन से ये बताऊंगा कि बेटा ईथर के फॉर्मूले पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। इसका मतलब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन ने ये बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इधर बॉन्ड बना लिया, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 4। हालांकि जब तक जरूरत होती नहीं हम उन 4 इलेक्ट्रॉनों को दिखाते नहीं। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉनों को ना दिखाने का रीजन ये भी है कि ये बॉन्ड नहीं बना सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, हमने इसको दिखाया भी नहीं, क्योंकि आज बेसिक नेचर की पहचान होनी है। तो भैया बेसिक नेचर की पहचान करने के लिए इनको दिखाना आवश्यक हो गया। फिर मैंने क्या कराया, इनकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई। और बेटा जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कराई, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा था। बेटा सोचो अगर HCl आयन में टूटेगा तो H पे प्लस और Cl पर, अर्थात हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई है, कमी। अब जब हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो हाइड्रोजन ऐसे एटम को ढूंढेगा, ऐसे ग्रुप को ढूंढेगा जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवेलेबल है। अभी मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और H पॉजिटिव आयन का तो मतलब मैं बताऊं इलेक्ट्रॉन होता भी नहीं इसके पास, एक को केवल प्रोटॉन और प्रोटॉन है। H प्लस आयन में होता क्या है, हाइड्रोजन में सब लोगों ने इस बात को पढ़ा है, परमाणु क्रमांक 1। अगर परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। और बेटा उसमें से भी एक और चीज, अगर H प्लस लिख दिया, इसका मतलब प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। न्यूट्रॉन पहले से नहीं था, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बचा केवल कौन, प्रोटॉन। तो बेटा H पर अगर प्लस चार्ज लगा हो तो उसे हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं।
तो हुआ क्या, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था, या मैं मानता हूं H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये उस एटम के साथ कनेक्ट होगा आके जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये करेगा क्या, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा देगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो कैसे देगा, मैंने CH3 को लिखा है O, इस पे इलेक्ट्रॉन 4 थे, फिर CH3 था, सबसे पहले H+ आयन आया और इसने अपने दो H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए H के साथ क्या बनाने के लिए, बॉन्ड। और जैसे H के साथ इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन ने अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने नीचे लिखे हैं वो दे दिए किसको, हाइड्रोजन को, कि बॉन्ड बनाए। अभी सोचो अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ही ने तो दिया हाइड्रोजन को कि लो हमारे पास से 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाओ अपना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन दिया गया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन कुछ धनावेश आ गया किस पर, ऑक्सीजन पर, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए। बचा क्या मेरे पास, Cl-। अभी एक डिफिनीशन को अगर मैं पढ़ूं, क्लास 10th में थी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरे की प्रोटॉन संकल्पना था क्या, कि कहता है वे समस्त पदार्थ जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे समस्त रासायनिक पदार्थ जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। H+ आयन प्रोटॉन था, उस H+ आयन प्रोटॉन को किसने ग्रहण किया, ईथर ने, और क्योंकि H+ आयन को प्रोटॉन को ईथर ने ग्रहण किया, बेटा ईथर एक प्रकार का कैसा पदार्थ है, क्षारीय, तो प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं, H+ आयन से। और जैसे मैंने देखा H+ आयन जस्ट साइड में था, उसने प्रोटॉन को तुरंत, H+ आयन तुरंत आया ईथर से जुड़ गया, मैं समझ गया कि प्रोटॉन जो है वो ईथर ने ग्रहण किया। जैसे प्रोटॉन को ईथर ने ग्रहण किया, ईथर की प्रकृति हम कैसी बताने लगे, क्षारीय। ईथर की प्रकृति क्षारीय एक और रासायनिक अभिक्रिया से बताई जा सकती है, बशर्ते देखो कैसे बताई जा सकती है, कोई दूसरा ईथर ले लेते हैं, C2H5O C2H5, सेम कैटेगरी है, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा अभी नहीं, सॉरी जिन्होंने बॉन्ड अभी नहीं बनाया तो वैसा ही लिखा रहने दो। अब मैं इस पर एसिड बदल दूंगा बेटा, आप चाहे तो HCl ही कर सकते हो, आप चाहे एसिड बदल सकते हो। मैंने एक एसिड को इस्तेमाल किया है HHSO4। अब प्रॉब्लम है सर जी ये कौन सा एसिड आ गया HHSO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। HHSO4 इसलिए लिखा गया, इसको देखने में समझ में आया कैसे, H पे प्लस आयन और HSO4 पर माइनस आयन। अभी इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, H+ आयन को तो प्रोटॉन कहते हैं और बाकी का ये निगेटिव आयन। प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, तो जब ये ऑक्सीजन के पास आएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के उस प्रोटॉन की कमी को क्या करेगा, पूरा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H5O, इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े थे, C2H5, बेटा यहां लिखेंगे HSO4 माइनस। हाँ ये वाली बात भी ध्यान देने वाली, ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन को दिया गया ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिले ताकि बॉन्ड बना सके। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, 4 थे 2 ही बचे अब, और उस कमी को हम कौन से आयन से दिखाते हैं, पॉजिटिव से, कि ऑक्सीजन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखने लगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान भी प्रोटॉन को ईथर ने ग्रहण किया। देखो प्रोटॉन अलग था, अब वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ईथर के। अगर प्रोटॉन को ईथर ने ग्रहण किया है, ऐसी सिचुएशन पे इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो हम बेटा इस बात को लिखेंगे भी कि इसकी प्रकृति क्षारीय क्यों होगी, इसको यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो ईथर होते हैं अम्लों से प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, अतः इनकी प्रकृति
क्षारीय होती है। और साथ में ये भी कर लेते हैं, इनका नाम भी लिख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड बने इनके नाम क्या हैं। देखो बेटा, सबसे पहले चेक करते हैं ये कौन सा ईथर था। तो ईथर की पहचान तो यहां हो पाएगी, डाइमेथाइल ईथर। देखो ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको जगह नहीं है इसलिए नाम ऊपर, डाई मेथाइल ईथर। ये तो इसका हो गया। साथ में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको लिखेंगे ऑक्सोनियम। और लास्ट में क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। अभी नेक्स्ट वाले का नाम पढ़ने का नंबर आएगा, इसको भी देखते हैं। सेम चीज, इसमें से 2 बार एथाइल है तो इसका नाम रहेगा डाई एथाइल ईथर। और साथ में ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन, हाँ बाइसल्फेट भी लिख सकते हैं। लेकिन तब अगर बाइसल्फेट लिखेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन का ही नाम बाई लगा देते हैं उस समय। इसको पढ़ लेते हैं क्या, डाई एथाइल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या पढ़ते ऑक्सोनियम बाइसल्फेट। तो लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली है, हाइड्रोजन लगाते तो बाई ना लगाते, और बाई लगा दोगे तो फिर ये हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना, ईथर अम्लों से अभिक्रिया करके किसको ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन को। प्रोटॉन अभी अलग था, फिर उसने अपने साथ जोड़ लिया, इसका मतलब प्रोटॉन ग्रहण किया। और जैसे ही प्रोटॉन ग्रहण करेगा भैया इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, क्षारीय। इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं अगले रासायनिक गुण। देखो अगला पढ़ते हैं ईथर का रासायनिक गुण में से कि हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन क्या है। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन जो होगी वही अभिक्रिया HCl से होगी, वही अभिक्रिया HBr से होगी। हाँ लगभग। पहले चेक करते हैं कि किसी भी ईथर की अभिक्रिया अगर HI से होती है वो किस टाइप से होती है। बेटा एक ईथर लिया CH3OCH3, अभिक्रिया काहे से करवानी है हमें, HI। बेटा तरीका बड़ा आसान है HI से। कैसे, अगर हम HI को ठंडा रखते हैं, अब ठंडे में से क्या है, सबसे पहली बात तो चीज ये इसको ध्यान रखने वाला है, जो ग्रुप छोटा है कम कार्बन वाला है ईथर में से, वो ऑक्सीजन को नहीं रखने वाला है अपने पास। हमेशा छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप को ऑक्सीजन क्या कर देता है, दान कर देता है। अब इसमें से चेक करते हैं, दोनों सेम है, चार्ज इसको ऑक्सीजन दे दो, करेगा क्या, ये HI इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, HI। इस HI को यहां लिखने से रिएक्शन सरल हो जाती है भैया। उसने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मैंने HI लिख दिया। अभी आप इसको समझ सकते हो, CH3O के साथ कौन जुड़ेगा, H। पहला कंपोनेंट बनकर तैयार हुआ CH3OH प्लस। अब बेटा अगर मैं दूसरा देखता हूं तो CH3I, CH3I। अभी मैं ठंडे HI पर ही रिएक्शन करवा के दिखाता हूं ताकि जितनी भी रिएक्शन है आप उसमें से समझ जाए। ये सममित ईथर में रहा, सबका काम बन गया। बेटा अगर यही असममित ईथर होता, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और फिर मैं HI से रिएक्शन कराता, कैसे HI से, ठंडे HI से। अभी यहां पे आएगा एक गर्म HI भी, लेकिन तब उसको रिएक्शन अलग होगी। अभी तरीका चेक करते हैं इसका। मैंने कहा कम कार्बन वाला ग्रुप ऑक्सीजन को क्या कर देता है, त्याग देता है। मतलब इस पे कम कार्बन, इस पे ज्यादा कार्बन, ये कार्बन करेगा, कहेगा ऑक्सीजन से एथिल ग्रुप को दे देगा। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन उधर ट्रांसफर कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी यहाँ की, बाकी सब बिल्कुल आसान सा है। बेटा ये HI को लिखोगे, देखो कैसे, HI। अच्छा H उधर क्यों लिखा, C2H5OH,
C2H5O के साथ H जुड़ेगा, पहला एल्कोहल बन के तैयार हुआ C2H5OH प्लस बेटा चेक करोगे CH3I, इधर CH3 के साथ I। अभी एक और चीज चेक करेंगे इसमें से बेटा, अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन और होती और कहता कि ये केमिकल रिएक्शन सर जी हमको करके दिखाइए, और रिएक्शन HI से कराते और इसमें मैं लिख देता ऊपर फिर से ठंडा। तरीका क्या है, कम कार्बन वाला अपने पास ऑक्सीजन को न रख के ट्रांसफर करता। अभी सोचने वाली बात है C6H5 ऑक्सीजन इधर भेजेगा कि C2H5 ऑक्सीजन उधर भेज देगा, C2H5 उधर भेजेगा, बॉन्ड ये ब्रेक होगा। सोचने वाली बात है, HI आपको रखना है यहां पे, तो मैं H दूंगा O के साथ और I यहां लिखेंगे बेटा, C2H5 के साथ I और C6H5 के साथ OH, C2H5 के साथ I और C6H5 के साथ OH। बेटा नाम लिखने की बात आएगी तो मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आसान है इनके नाम। मेथाइल एल्कोहल, मेथाइल आयोडाइड, एथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल या एथेनॉल जिसको कहते हैं, मेथाइल आयोडाइड। बेटा इसका नाम है एथाइल आयोडाइड और इसका नाम तो फिनॉल था C6H5OH। ये वो रिएक्शन हो गई बेटा जिसमें से हम ठंडे HI के विक्रिया कराते हैं, साइमेट्रिकल ईथर्स में भी और अनसाइमेट्रिकल ईथर्स में भी। जो सम्मित नहीं है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, कम कार्बन वाला हिस्से वाला जो हमारा ग्रुप होता है ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, त्याग देता है, कहता है ले जाओ, दूसरा वाला लेके जाएगा, वो रिएक्शन करेगा। अभी बात करते हैं अगर मैं ठंडे HI की जगह पर गर्म HI रख दूं, उसका भी है मेरे पास मेथड, मैं इन्हीं पर रिएक्शन करके दिखाता हूं। जैसे मैं इस पर अगर करता बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर मैं HI की अभिक्रिया करता और इसे मैं कैसा कर देता, गर्म कर देता या ज्यादा मात्रा में कर देता, तो उससे होता क्या बेटा, गर्म करने पर HI ज्यादा मात्रा में अभिक्रिया करता है। जैसे आप ये सोच सकते हो ज्यादातर रिएक्शन जो होती हैं वो टेम्परेचर के इफेक्ट में अभिक्रियाएं भी ज्यादा स्पीड में करती हैं और ज्यादा मात्रा में करती हैं। आपने शक्कर को पानी में घोलना था, आपने समझा कि हम ज्यादा रिएक्शन करवाएंगे, आपने पानी को क्या कर दिया, गर्म, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट शक्कर की जो थी वो पानी पर घुल गई। सेम वैसा प्रोसीजर जब मैं गर्म करता हूं बेटा, अभी तक एक HI की विक्रिया हो रही थी, लेकिन जैसे मैं गर्म करता हूं HI कैसा यूज में आने लगता है, ज्यादा। कहने का मतलब है HI अब ज्यादा विक्रियाएं कर रहा है। करता क्या है बेटा, वो दोनों ओर के बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और जब दोनों ओर के बॉन्ड ब्रेक करता है तो लिखने का तरीका HI और लिखने का तरीका HI। अभी नहीं समझ पाए, ये दो HI थे, पहला HI दूसरा HI। भैया रिएक्शन में क्या बनेगा, सबसे पहले तो बीच वाला पार्ट ढूंढते हैं, HO। मैं तो सोचता हूं बचता क्या है मेरे पास, CH3I और वहां भी CH3I, इसको लिखेंगे कैसे, 2 मोल ऑफ CH3I, इसका नाम क्या रखोगे, मिथाइल आयोडाइड। अभी चेक करेंगे कि सर जी अगर इस टाइप का आया तो मैं समझ गया, दूसरे टाइप का इथर आ गया, इसको कैसे रिएक्शन में डिप करवाएंगे इसका। तो भैया इसका रिएक्शन ऐसे कुछ कर लेते हैं बेटा, ये पार्ट फर्स्ट में A B C था, ये पार्ट सेकंड का A है, अब पार्ट सेकंड का क्या करवाएंगे, B। रिएक्टेंट सेम रखेंगे, बशर्ते ठंडा की जगह पे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। बेटा देखने की जरूरत है इसमें से थोड़ा C2H5, इस बार बेटा 2HI इसलिए किया क्योंकि हमने जब गर्म किया तो गर्म करने पर HI का यूज कैसा हुआ, ज्यादा। फिर सेम तरीका, ब्रेक हुआ बॉन्ड HI, पहला HI इधर, दूसरा HI उधर। तरीका क्या है, HO के साथ रिएक्शन करेगा H2O। भैया अगर मैं चेक करूंगा आगे मेरे पास क्या बचता है, CH3I और इस पे बचा C2H5, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, CH3I और C2H5I। CH3I का नाम हम पढ़ चुके हैं,
जरूरी है कि हम C2H5 का केवल नाम पढ़ दें, एथाइल आयोडाइड। बेटा अभी एक रिएक्शन और रह जाती है, लास्ट वाली, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग करोगे, बशर्ते इस बार ठंडा HI नहीं लेना है, बल्कि कैसा लेना है, गर्म। ठंडे और गर्म का डिफरेंस समझ गए, गर्म लेना है कैसा करना है, ठंडा करना है कैसा। रिएक्शन आसान है, जल्दी से इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि या तो एसीटिल क्लोराइड से हमारे ईथर की रिएक्शन होगी या एसीटिक एनहाइड्राइड से। रिएक्शन करवाते हैं पहले एसीटिल क्लोराइड से। ईथर का फॉर्मूला क्या रहता है, वैसे अगर मैं जनरली बताऊं, ईथर का फॉर्मूला RO। अगर इस पर मुझे एसीटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी तो एसीटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl। अभी तरीका दोनों का आसान है। रिएक्शन होगी और रिएक्शन के दौरान इनमें से कोई एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और जैसे R' बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये केमिकल कंपाउंड इससे जुड़ेगा। इसको और लंबा ना लिखे, आराम से COCl। बेटा रिएक्शन कैसे होगी, इस वाले भाग को Cl मिलेगा और इस वाले भाग को मिलेगा CH3CO। रिएक्शन को चेक कर लेते हैं होएगी कैसे। देखो CH3COOR प्लस मैं क्या देखता हूं इधर R'(Cl). बेटा इसी पर बेस्ड एक रिएक्शन चलेगी। ये फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन पार्ट ए, मैंने डाई मिथाइल ईथर को ले रखा है। समझ गए, ये R हो गया, ये R' हो गया। इसकी अभिक्रिया CH3COCl से एसिटिलीकरण होना है। बेटा केमिकल तो यही लिखा जाएगा, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं और अपने CH3Cl को थोड़ा सा यहां लिखे लेते हैं। कैसे, CH3CO इधर और इस स्लैश के साइन के दूसरी ओर किसको, Cl को। बेटा बनेगा कौन कौन सा कंपाउंड, CH3COOCH3। मैं सोचता हूं आगे क्या बचने वाला है, तो बेटा मेरे पास CH3 बचने वाला है और Cl, CH3Cl। अभी एक और चीज चेक करेंगे। बेटा ये तो आप पार्ट बी पर ये रिएक्शन तो कर ही सकते थे, C2H5O C2H5, और हम इसकी रिएक्शन का ऐसे कराते हैं CH3COCl से। बेटा फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होता, और बॉन्ड ब्रेक होता तो हम क्या लिखते इधर CH3CO और दूसरी ओर क्या लिख देते, Cl। अभिक्रिया में बनता क्या, CH3COO C2H5, CH3COO। अभी मैं चेक करता हूं क्या बचेगा, C2H5Cl, C2H5Cl। बेटा नाम इनके लिख देते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या रहता, मिथाइल क्लोराइड। बेटा इसका नाम रखते एथाइल एसीटेट, और बेटा इसका नाम एथाइल। ये तो रिएक्शन केवल हम लोगों ने एसीटिल क्लोराइड पर लिखा है। अभी एक चीज तो हम लोग भूल रहे हैं कि हम लोगों ने रिएक्शन में एक और करनी है एसीटिक एनहाइड्राइड से। तो बेटा नीचे रखेंगे एसीटिक एनहाइड्राइड को, कोई भी ईथर ले लेते हैं CH3O। अभी चेक करते हैं एसीटिक एनहाइड्राइड कब बनता है, CH3CO CH3CO, और दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, O। रिएक्शन यहां पे भी आसानी से हो सकती है। अभी चेक करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो इसमें से मिलेगा किसको, CH3CO को मिलेगा ये वाला पार्ट, CH3O।
अगर सी, हाँ फिर से CH3CO को मिला CH3O और दूसरे वाले पार्ट को मिला CH3। अभी चेक करेंगे इसमें रिएक्शन कैसे होएगी। CH3 COOCH3 और इसको भी चेक करोगे CH3 COOCH3, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 COO। अभी चेक करोगे, कहोगे सर जी इसका नाम क्या है। बेटा अभी लिख ही चुके हो, इसका नाम मिथाइल एसीटेट। अभी नहीं समझ पाए इसको, ना आया हम दोबारा बता दें इसको। कोई भी ईथर होगा रिएक्शन ऐसे होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसको तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर लो, ये वाला हिस्सा नीचे दे दो जिसके पास ऑक्सीजन कम है और ये वाला हिस्सा उसको दो जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ताकि ऑक्सीजन कैसा हो जाए, दोनों का बैलेंस हो जाए। तो बेटा ये एसिटिक एंड हाइड्राइड से रिएक्शन हो गई। इसमें से एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, कहता है PCl5 से क्रिया। हाँ हाँ बेटा असम्मित अगर ईथर होगा तो फिर से वही नियम, जिसके पास कम कार्बन होगा वो अपने पास ऑक्सीजन ना रख के दूसरे वाले के पास ऑक्सीजन कर देगा। और जोड़ने का तरीका फिर वही, देखो फिर वैसा तरीका जैसे कि जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो नीचे वाले के साथ जुड़ेगा, ताकि इसके पास भी ऑक्सीजन इसके पास भी एक ऑक्सीजन से 2 बन जाएं। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा ऊपर वाले से साथ जोड़ दोगे तो इसमें क्योंकि 2 हैं पहले से, तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस करने होंगे उस समय। जिसके पास कम है उसके पास ऑक्सीजन वाला ग्रुप दो, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है बिना ऑक्सीजन वाला ग्रुप दे दो। PCl5 से कराई जाए। PCl5 का रिएक्शन बेटा ईथर में तो काफी खतरनाक है। रिएक्शन करवाना है PCl5 से, बेटा तरीका ध्यान दो। PCl5 में ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लिखेंगे कैसे। PCl5 को लिखना था, थोड़ी सी गलती हुई हमसे। 5 Cl थे, एक Cl इधर रखा है, एक Cl उधर रखा और बीच में किसको दिया PCl3। PCl3 तो ये हो गए और 2 Cl मिलके कितना बना लेता PCl। इससे रिएक्शन आसान होती। कैसे? PCl3 किससे कनेक्ट होगा? POCl। बेटा मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, CH3 के साथ Cl और यहां भी CH3 के साथ Cl, 2CH3। एक और रिएक्शन CH3OC2H5। बेटा इसमें भी रिएक्शन PCl5 की होती। तरीका फिर से, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता, ये वाला भी बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो गया। PCl5 था तो PCl3 यहां लिखते, एक Cl इधर एक Cl इधर। रिएक्शन कंप्लीट करवा पाओगे? POCl3 और साथ में मैं नहीं जानता क्या बनेगा, हम तो ये भी नहीं जानते कि CH3Cl बनेगा और हम ये भी नहीं जानते कि C2H5 के साथ भी Cl जुड़ेगा तो C2H5Cl बन जाएगा। आ जाएगा इसको, तो इसको आप कंप्लीट करोगे जाके। मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहा, फिर पढ़ते हैं और भी कुछ जो 2 रासायनिक गुण बचे जाते हैं। हाँ अपना स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक ईथर का अपचयन कैसे होता है। बेटा अगर मैं बात करूं ईथर के अपचयन में, तो ये अपचयन 2 प्रकार का है। दोनों प्रकार की, एक जनरल रिएक्शन और फिर उसके ऊपर पर्टिकुलर रिएक्शंस भी है। तो बेटा मैं सबसे पहले अपचयन कराऊंगा। अगर मेरे पास कोई ईथर है और मैं उसका अपचयन कराता हूं सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में, तो सोडियम को अमोनिया में मिलाने पर 2 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, प्राप्त होती है। रिएक्शन कैसे करेगा उसको चेक करेंगे। देखो ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को ब्रेक किया, एक H मैंने यहां लिखा, एक H दूसरी ओर लिख दिया क्योंकि 2 मोल नवजात हाइड्रोजन था। रिएक्शन के दौरान बनेगा क्या, ROH। पहला केमिकल कंपाउंड ROH और दूसरा केमिकल कंपाउंड की बात होगी तो R-H। अब इस पर बेस्ड एक पर्टिकुलर रिएक्शन, ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब पर्टिकुलर रिएक्शन बेटा इसी पर बेस्ड क्या है, मेरे पास एक ईथर है
जिसका मैंने अपचयन कराया है 2 मोल नवजात हाइड्रोजन से, और इस 2 मोल नवजात हाइड्रोजन को तब मैंने बनाया जब मैंने अमोनिया के साथ सोडियम को मिलाया। तरीका क्या है, जो 2 मोल बना होगा वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक H पहले एक H लास्ट में, बनेगा क्या, CH3OH प्लस CH3 के साथ अगर ये H जुड़ेगा तो बनाएगा CH। बेटा CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल। लेकिन बेटा थोड़ा सा चेंज, आप बाकी इथरों का ऐसा रिएक्शन करवा सकते हो। अब हम रिएक्शन की बात करेंगे जब हम उत्प्रेरक NaNH3 को चेंज करेंगे, उस समय सबसे पहले जनरल रिएक्शन क्या रहेगी। मेरे पास एक ईथर है, मैं उस पर अभिक्रिया करवाने वाला हूं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। अब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तरीका देखिए, ये 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब ये 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का मतलब है 2 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता था, वो एक बॉन्ड को ब्रेक करता था। अब 4 मोल नवजात हाइड्रोजन का मतलब अब ये एक नहीं बल्कि ये दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा। लिखेंगे कैसे, 4 मोल है, पहले 2 मोल, 4 मोल है, फिर 2 मोल। तरीका क्या रहेगा, H2 रिएक्शन किससे करेगा, O से। सबसे पहला कंपोनेंट बनने वाला है H2O, मैं चेक करूंगा क्या बच रहा है, CRH एंड R-H, RH एंड R-H। अब इसको पर्टिकुलर रिएक्शन पे चेंज करके देखते हैं क्या बनने वाला है। बेटा कोई ईथर ले लेते हैं, यही लेंगे, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन। अब इसको बनाने के लिए मैंने किसको किसको मिलाया था, रेड फास्फोरस प्लस HI को। बेटा 4 मोल का मतलब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, पहले 2 H फिर बाद के 2 H, तो HO से रिएक्शन करेगा, बना डालेगा H2O। बेटा चेक करेंगे, CH3 में H मिल गया, CH4, इधर भी CH3 में H मिल गया, CH4। इसको लिख लेते हैं 2 मोल ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, मेथेन। अभी ईथर चेंज हो गया, रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगी, तकरीबन प्रोसीजर का टाइप यही रहेगा। ये केमिकल कंपाउंड मेथेन की जगह पे एथेन बन सकता है, कार्बन ज्यादा कर लिया तो प्रोपेन बन सकता है, बाकी रिएक्शन तो ऐसे ही होनी है। बेटा बस 4 मोल नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन होती है, 6 मोल से नहीं हो पाएगी। इनकी भी अपनी क्षमता है, 4 मोल नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर्याप्त है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कि अगर ईथर का ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, ईथर के ऑक्सीकरण पर केवल एक प्रकार की अभिक्रिया। अगर हमारे पास कोई ईथर है और हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तीर के निशान के ऊपर K2Cr2O7 और H2SO4, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R-, मतलब ये वाला इसी O के साथ कनेक्ट हो गया। और बेटा ध्यान रखने वाली बात है, जब O के साथ कनेक्ट हो जाए इसको हम पराक्साइड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड का सूत्र क्या होता था, HOOH, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हुआ था, हमने इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं रखा, हाइड्रोजन पराक्साइड। सेम ये भी उसी टाइप का कंपाउंड बनेगा। जैसे मैं एक रिएक्शन करके दिखवा देता हूं कि अगर मेरे पास C2H5OC2H5 नाम का ईथर है और मैं इस पर ऑक्सीकरण करवाता हूं तीर के निशान के ऊपर, K2Cr2O7 और H2SO4 को इस्तेमाल करते, तरीका सेम है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन अपना उसी बॉन्ड ब्रेक करके अंदर बैठ जाएगा। कैसे बनेगा, C2H5OO C2H5, कुछ लोग तो इसको ऐसे भी लिखने लगे हैं, C2H5 O2
C2H5 साथ में उन्होंने लिखा O2। बेटा इसको कहते हैं डाई एथिल पराक्साइड, तो इसका नाम है डाई इथाइल पर ऑक्साइड। अभी यहां 2 CH3 होते हैं, डाई मिथाइल पराक्साइड। अभी लास्ट में एक काम कर लेते हैं रासायनिक गुणों को पढ़ने के बाद कि ईथर का उपयोग क्या क्या है। बेटा जल्दी से देखते हैं ईथर का उपयोग क्या है। सबसे पहले ईथर का उपयोग है बेहोशीलन। मैंने बताया भी था इसके पहले भी कि 70% क्लोरोफॉर्म और 30% ईथर का जो मिक्सचर होता है वो शल्य चिकित्सालयों में रोगियों को बेहोश करने के लिए यूज होता रहा है। कहता है कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक विलायक का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये ईथर में आसानी से क्या किए जा सकते हैं, घोले जा सकते हैं। विलायक अगला आता है, कहता है सुगंध लाने में। बेटा कुछ प्रकार के सुगंधियों या सेंट के निर्माण में ईथर का प्रयोग होता है। ठंडक उत्पन्न करने वाले पदार्थों के रूप में भी ईथर का निर्माण होता है। ठंडक उत्पन्न करने का तो एक जनरल सा तरीका है। जिन पदार्थों के क्वथनांक कम होते हैं वो ठंडक उत्पन्न करते हैं। तुमको मैं जनरली बताऊं, पेट्रोल कभी हाथ में छू जाएगा ठंडक उत्पन्न करेगा। क्यों? इसका क्वथनांक लो है। ये सिंपल टेम्परेचर पे ही वाष्प में चेंज होने लगता है, तुम देखते होगे। जो केमिकल कंपाउंड का क्वथनांक कम है निम्न ताप पर ही वाष्पित होने लगते हैं, भाप बन के उड़ने लगते हैं। बेटा वे छूने में हमेशा कैसे होंगे, ठंडे। स्पिरिट ले आओ मेथाइल अल्कोहल 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाथ में लगाओगे ठंडा महसूस होएगा, जल्दी वेपर में भी चेंज हो जाते हैं। और सोचो स्पिरिट 65 डिग्री सेल्सियस पे ईथर एयर पे चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, वो ठंडक उत्पन्न कर सकता है। बेटा ये तो 35 डिग्री सेल्सियस पर ही गैस में चेंज होता है, ये तो और ठंडक उत्पन्न करेगा। अब लास्ट आता है, कहता है गैसोलीन का अगर ईथर के साथ मिश्रण यूज किया जाए तो इसको हम मोटर वाहनों में ईंधन की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के साथ गैसोलीन लिया, उसमें ईथर का मिश्रण, ईथर को मिलाया, जो मिक्सचर यूज में आया उसको हमने पेट्रोल टैंक में यूज किया फ्यूल की तरह। तो इतने ईथर के यूज हैं। बेटा हम लोग कल के दिन पढ़ेंगे इस बात को कि हमारे यहाँ कोर्स में एक डाई एथिल ईथर नाम का केमिकल कंपाउंड है। डाई एथिल ईथर का मतलब C2H5OC2H5। इसको बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे।